ये कहानी है गरीब का ढाबा। सुबह सुबह का वक्त था। अपने टूटे फूटे से घर पर ताला लगाकर हाथों में खाने का डिब्बा लिए शांति और विनोद अपने घर से काम के लिए निकल जाते हैं। दोनों पति पत्नी भट्टे पर ईंटें बनाने का काम किया करते थे। काम वाली जगह पर वो पहुंचकर दोनों रोज की तरह अपना काम करना शुरू कर देते हैं। जी कब तक हम दोनों ऐसे ही ईंटें बनाने का काम करते रहेंगे? यहाँ पर तो हमें पैसे भी बहुत कम मिलते हैं। तो क्या करें, और कोई काम मिल भी कहाँ रहा है। अब यही काम है हमारे हिस्से में करने के लिए। पढ़े लिखे तो हम दोनों हैं नहीं जो कहीं दफ्तर में जाकर नौकरी कर लें। पर फिर भी अभी तो हमारी कोई संतान नहीं है। कल को जब संतान होगी तब हम क्या करेंगे? अभी ये सब छोड़ो शांति, और चुपचाप काम करो। अभी काम जरूरी है। सारा दिन कड़ी धूप में बड़ी मेहनत से दोनों पति पत्नी भट्टे पर ईंटें बनाते हैं और बदले में उन्हें बहुत ही कम पैसे मिलते हैं, जिनसे उनका गुजारा बड़ी मुश्किल से होता है। ऐसे ही एक दिन शाम को, सुनिए जी, घर पर राशन नहीं है, आज के लिए मैं खाना कैसे बनाऊं? थोड़ा सा दाल चावल कुछ भी नहीं है क्या? नहीं जी, बस परसों की 2 बासी रोटी रखी हुई है। तो कोई बात नहीं, उन रोटी को हल्का सा गर्म करके ले आओ। आज पानी में भिगोकर वही बासी रोटी खा लेंगे और पेट भर लेंगे। गरीबी के चलते हालातों से मजबूर होकर शांति और विनोद आंखों में आंसू लिए बासी रोटी को पानी में डुबा डुबा कर खा लेते हैं और उसी से अपना पेट भरकर सो जाते हैं। ऐसे ही एक दिन शांति के साथ ही काम करने वाली एक औरत ज्योति उससे बोलती है, अरे शांति, तुझे खाना बनाना आता है? हाँ आता है, पर क्यों? अरे एक मेम साहब है, उनके यहाँ खाना बनाने वाली की जरूरत है। अब मैं तो वहाँ नहीं जा सकती क्योंकि मुझे अलग अलग तरीके के व्यंजन पकाना तो आता नहीं है। तो तुम क्या चाहती हो ज्योति बहन? मैं चाहती हूँ कि तू वहाँ चली जा और उनके वहाँ खाना बनाने का काम कर ले। यहाँ पर ईंटें बनाने से तो ज्यादा ही पैसे तुझे वहाँ मिल जाएंगे। तुम सच कह रही हो? हाँ, ये ठीक रहेगा, तो मैं खाना बनाने के लिए वहाँ चली जाऊंगी। तुम मेरी तरफ से वहाँ पर हाँ बोल दो ना। ऐसे ही थोड़ी बातचीत करने के बाद शांति और ज्योति अपने अपने काम में लग जाती है। शाम को जब दोनों पति पत्नी घर आते हैं तब शांति विनोद को ज्योति के दिए हुए प्रस्ताव के बारे में बताती है। ठीक है शांति, तुम खाना बनाने का काम कर लो और मैं यही काम करता रहूंगा जब तक कोई और अच्छा काम नहीं मिल जाता। ठीक है जी, कल मैं ना खाना बनाने के लिए चली जाऊंगी। कल ज्योति मुझे अपने साथ उस मालकिन के घर ले जाएगी। अगले दिन सुबह सुबह ज्योति शांति के घर आती है और उसे निर्जला नाम की एक अमीर औरत के बंगले में ले जाती है और निर्जला शांति को देखकर बोलती है, तुमने इसे बता दिया ना ज्योति कि हमारे यहाँ किस तरह का खाना खाया जाता है? जी मैम साहब, ये तरह तरह का खाना बना लेती है, दाल रोटी सब्जी और साथ में और भी कई चीजें। ठीक है, बाकी का काम इसे मैं समझा दूंगी, तुम जा सकती हो। ज्योति वहाँ से चली जाती है और निर्जला शांति को लेकर अपने घर की रसोई में जाती है और रसोई को देखते ही शांति मन ही मन सोचती है, हे भगवान, कितनी आलीशान रसोई है। जितनी बड़ी रसोई है, इतना बड़ा तो मेरे पास रहने के लिए घर भी नहीं है। वाह रे राम, तेरी माया, कहीं धूप कहीं छाया। निर्जला शांति को सारा काम समझा देती है और आज उसका पहला दिन था खाना बनाने का। तो निर्जला की रसोई में वो शांति सभी परिवार वालों के लिए आलू के पराठे और मसाले वाली चाय बनाती है, जो निर्जला के परिवार को खूब पसंद आता है। स्वाद तो है तुम्हारे हाथों में, अच्छा खाना बना लेती हो। हाँ सच में खाना तो बढ़िया बना है। आलू के पराठे में नमक मिर्च मसाला एकदम बढ़िया डाला हुआ है। शुक्रिया मीम साहब और साहब जी। ऐसे ही एक हफ्ता गुजर जाता है। दाल सब्जी पराठे इन सबको बनाने में तो शांति एकदम परफेक्ट थी, लेकिन ऐसे ही दिन प्रतिदिन शांति जब काम पर जाती है तभी वो देखती है कि निर्जला के घर पर काफी सारी औरतें आई हुई हैं और निर्जला बोलती है, आज मेरे घर पर किटी पार्टी है तो तुम्हें आज सबके लिए पास्ता चाउमीन यानी कि चाइनीज खाना बनाना है। चाइनीज खाना? ये सब कुछ तो मैंने पहले कभी नहीं बनाया मैम साहब, ये सब कुछ मुझे बनाना नहीं आता। क्या मतलब है कि नहीं बनाना था? तुम्हें ज्योति ने नहीं बताया था क्या? उसने तो मुझे यही कहा था कि तरह तरह के व्यंजन पकाना आता है, तो तभी मैंने हाँ बोल दिया था। ओ माय गॉड, अरे हमारे घर पर सिर्फ दाल रोटी सब्जी ये सब नहीं बल्कि वेस्टर्न इटालियन ये सब खाना भी खाया जाता है, स्पेशली जब मेरे घर पर किटी पार्टी होती है। निर्जला शांति पर चिल्ला रही होती है कि तभी वहाँ उसकी सहेली किरण आ जाती है और सारी बातें सुनने के बाद बोलती है, अरे किरण, क्यों चिल्ला रही हो तुम इस पर? अरे तुझे मैं एक अच्छी नौकरानी ला कर दूंगी जिसे हर एक तरीके का खाना बनाना आता है, निकाल दे इसे काम से। पर यार आज की किटी पार्टी का क्या करे? आज फिर से बाहर से सब कुछ ये सब मंगाना पड़ेगा।
कोई बात नहीं, मंगवा लेते हैं ना, क्या हो गया है। और तुम्हें कल से काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है, आ गई बात समझ में। पर मैम साहब, मैं बाकी सारे काम तो कर ही रही हूँ ना, धीरे धीरे ये सब बनाना सीख ही लूंगी। सुनाई नहीं दिया निर्जला ने क्या कहा है? ये लो पैसे और जाओ यहाँ से। किरण से पैसे लेने के बाद शांति रोती रोती अपने घर की तरफ जाने लगती है और बाजार से निकलते हुए वो नजरें घुमाकर चारों तरफ देखती है। वो जगह जगह देखती है कि छोटे छोटे फास्ट फूड जैसे कि मोमोज, चाउमीन, बर्गर, स्प्रिंग रोल आदि जैसे चीजों के ठेले लगे हुए थे। काश कि मुझे सब कुछ बनाना आता तो आज मेरी अच्छी खासी नौकरी नहीं जाती। इन चीजों की डिमांड आजकल कितनी ज्यादा है, हर छोटे छोटे ठेले पर कितनी भीड़ लगी हुई है। अगर मुझे ये सब कुछ बनाना आता तो मैं भी अपना ऐसा कोई व्यापार शुरू कर लेती, पर बदकिस्मती से ना तो मेरे पास पैसा है और ना ही मुझे ये सब कुछ बनाना आता है। शाम को जैसे ही विनोद घर पर पहुंचता है तो शांति उसे सारी बातें बताती है और विनोद बोलता है, कोई बात नहीं शांति, तुम हौसला रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर जी अब घर कैसे चलेगा? अब तो भट्टे वाला मालिक भी दोबारा मुझे काम पर नहीं रखेगा क्योंकि मैंने एकदम से जो काम छोड़ दिया था। चिंता मत करो शांति, अब जो पैसे मैं कमा रहा हूँ जैसे तैसे उसी में गुजारा करना पड़ेगा। वक्त गुजरता जाता है और गुजरते दिनों के साथ शांति और विनोद की गरीबी बहुत ज्यादा बढ़ती चली जाती है। अब कई कई दिनों तक वो भूखे प्यासे रहकर ही गुजारा करते हैं। ऐसे ही एक दिन विनोद का दूर का रिश्तेदार अनुपम विनोद के घर अपनी बेटी की शादी का कार्ड देने के लिए आता है। विनोद, भाभी को लेकर समय पर पहुंच जाना और मेरी बेटी को अपना आशीर्वाद जरूर देना। अब तुमसे कैसा पड़ता है अनुपम, मैं और शांति तो शादी में नहीं आ पाएंगे, माफ करना। क्यों नहीं आ पाओगे भाई, क्या दिक्कत है भला? भाई साहब, आप हमारे घर के हालात तो देख ही रहे हैं। बेटी की शादी में आशीर्वाद ही एकमात्र भेंट नहीं है, उसे कोई और तोहफा भी तो देना ही पड़ेगा ना। अरे हम दोनों के तो खुद के ही खाने के लाले पड़े हुए हैं, ऐसे में हम शादी में कैसे आएंगे? न कपड़े हैं, न पैसे हैं और न बेटी को देने के लिए कुछ है। अरे मेरे होते हुए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम दोनों को एक अच्छी जगह काम पर लगवा देता हूँ। तू सच कह रहा है क्या अनुपम? हाँ, मेरे दोस्त ने एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट खोला हुआ है और वहाँ पर एक बर्तन धोने वाली और एक खाना सर्व करने वाले की जरूरत है, तो मैं तुम दोनों को वहाँ लगवा देता हूँ। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी भाई साहब, अगर हम दोनों को वहाँ काम पर लगवा देंगे तो। अनुपम बिना किसी देरी के अपने दोस्त को फोन करता है और शांति और विनोद की काम के लिए बात करता है और फिर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन विनोद और शांति अनुपम के दोस्त अनिल के रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहाँ जाकर अनिल को अपना परिचय देते हैं। हाँ ठीक है, मुझे अनुपम ने तुम्हारे बारे में बता दिया था। तुम्हें रसोई में बर्तन मांजने और बावर्ची के लिए सब्जियां काटना, मसाला तैयार करने, ये सारे काम करने और तुम्हें तैयार किए हुए खाने को टेबल नंबर के हिसाब से ग्राहकों तक पहुँचाना है। ठीक है साहब। अनिल वहाँ से चला जाता है। शांति और विनोद पूरी मेहनत और लगन के साथ पहले ही दिन से अपने काम में लग जाते हैं। एक महीना गुजर जाता है और इस बार शांति और विनोद को रेस्टोरेंट में अच्छी तनख्वाह मिलती है। दोनों घर में राशन भरवाते हैं और थोड़े पैसे बचा लेते हैं। शुक्र है अनुपम भाई साहब का, जो उनकी वजह से हमें इस रेस्टोरेंट में काम मिला। सच में पहली बार हमारे घर के राशन के डब्बे राशन से पूरी तरीके से भरे हैं और पैसे भी बचे हैं। बिल्कुल सही, बस ऐसे ही भगवान का हाथ हमारे सिर पर रहे तो हमारा आने वाला जीवन भी थोड़ा अच्छा हो जाएगा। वक्त गुजरता जाता है। विनोद और शांति दोनों अनिल के रेस्टोरेंट में अच्छे से काम करने लगते हैं। वहीं शांति प्रतिदिन रसोई में बनाई जाने वाली तरह तरह की चीजें जैसे इडली, सांभर, डोसा, पिज्जा, बर्गर, चाउमीन आदि चीजों को देखा करती थी। काफी सारी चीजें बनाना तो कितना आसान है, सब कुछ तो मैं बना ही सकती हूँ। बस कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें बनाने के लिए मुझे एक बार उनकी पूरी विधि जाननी पड़ेगी और एक दो बार उन्हें बनाकर देखना पड़ेगा, फिर ये सब कुछ मैं सीख जाऊंगी बनाना। शांति इस सोच में डूबी हुई थी कि अनिल के रेस्टोरेंट का खाना बनाने वाली एक योगिता नाम की औरत उससे बोलती है, अरे शांति, कहाँ खो गई हो तुम, क्या सोच रही हो? कुछ भी नहीं, मैं तो बस तुम्हें खाना बनाता हुआ देख रही थी। आज तुमने पिसा हुआ मसाला काफी कम डाला है, रोज तो तुम 2 चम्मच मसाला डालती हो। अरे वो तुम्हें कैसे पता कि मैं रोज 2 चम्मच पिसा हुआ मसाला डालती हूँ? वो यहाँ पर काम करते करते ना मैं तुमको खाना बनाते हुए देखती रहती हूँ ना, इसलिए। अरे वाह, तुम्हारी तो कैचिंग पावर बहुत अच्छी है। क्या मतलब, क्या अच्छी है? अरे मेरे कहने का मतलब है कि चीजों को देखकर समझने की, याद रखने की शक्ति काफी अच्छी है। हाँ बस ऐसे ही। और तुम्हें पता है कि तुम्हें देख देख कर ना कई चीजों की विधि तो दिमाग में एकदम मैंने रट ली है।
ऐसी बात है तो एक काम करो, तुमने मुझे देखकर शाही पनीर बनाना सीख लिया है या नहीं? सीख लिया है, पर क्यों? तो आज मेरी जगह शाही पनीर तुम बनाओ। पर अगर मालिक ने देख लिया तो? चिंता मत करो, मालिक 1 घंटे के लिए बाहर गए हैं। योगिता के कहने पर शांति पहली बार अनिल के रेस्टोरेंट की रसोई में अपने हाथों से शाही पनीर बनाती है और शांति के हाथों का शाही पनीर योगिता के हाथों के शाही पनीर से कई ज्यादा लाजवाब और बेहद जायकेदार बना होता है और ग्राहक शांति के हाथों का शाही पनीर खाने के बाद उसकी खूब ही तारीफ करते हैं। क्या बात है, तुम तो बहुत अच्छा खाना बनाती हो। बस ऐसे ही पहली बार बनाया है, वो भी बस तुम्हें ही देख देख कर। जब तुम इतना अच्छा खाना बनाती हो तो खाना बनाने का ही काम क्यों नहीं कर लेती हो? तुमने अभी ट्राई नहीं किया क्या कुछ बनाने का? नहीं, बस एक बार मुझे काम तो मिला था खाना बनाने का, पर बदकिस्मती से वो मेरे हाथ से चला गया। इतना कहकर शांति अपनी सारी कहानी योगिता को बताती है और योगिता शांति को देखकर मुस्कुराती है और बोलती है, पागली, तुम खुद नहीं जानती कि तुम्हारे अंदर कितना ज्यादा हुनर छुपा है। तुम चिंता मत करो, अब देखना मैं हूँ ना, तुम्हें एक से एक बढ़िया खाने की चीजें बनाना सिखाऊंगी और वो भी यहीं पर ये कैसे मुमकिन है? मेरा काम तो सिर्फ यहाँ पर मसाला तैयार करने का और सब्जी काटने का और बर्तन धोने का है। उसकी चिंता तुम मत करो, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। अब देखना, तुम्हें मैं तो मास्टर शेफ बनाकर ही रहूंगी। योगिता की बात सुनकर शांति बहुत खुश हो जाती है और अब अगले दिन से योगिता जब कभी भी रेस्टोरेंट में अनिल मौजूद नहीं होता था, वो उस वक्त में शांति को कोई ना कोई नई चीज बनाने की विधि के बारे में बताना शुरू कर देती थी और शांति हर एक बात को अच्छे से समझकर एक से एक बढ़िया स्वादिष्ट खाना पकाने लगती है। लगभग 1 महीना गुजर चुका था। शांति, अब तुम्हें सारे तरीके का खाना बनाना आता है, तुम हर चीज बना सकती हो, ठीक है? तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने मेरी मदद की। और मेरी मानो तुम शांति, अब तुम अपना छोटा सा कोई ढाबा शुरू कर लो। सोच तो मैं भी रही हूँ, क्योंकि नौकरी करने से तो सारी जिंदगी नहीं बीतेगी ना। कोई ऐसा काम होना चाहिए ना जिससे बचत भी हो और काम भी अपना हो। बिल्कुल सही, और जितना स्वाद तुम्हारे हाथों में है ना, मैं गारंटी लेती हूँ कि तुम्हारा ढाबा ना दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करेगा। ठीक है योगिता, जैसा तुम कहो, मैं अपने पति से इस बारे में बात करूंगी। शाम को शांति और विनोद जब घर पहुंचते हैं तो खाना खाते हुए शांति अपना ढाबा खोलने की बात विनोद से बोलती है। तुम्हें क्या लगता है शांति कि ढाबा खोलना इतना आसान है? अरे बहुत सारे पैसे चाहिए। जी ऐसा भी नहीं है, थोड़े पैसों से भी शुरुआत की जा सकती है। बस कहने की बात है, ग्राहक आएंगे, बैठेंगे, खाएंगे, उनके लिए बर्तन चाहिए, हर एक चीज चाहिए। जी सब कुछ हो जाएगा, बस आप हाँ बोल दीजिए ना एक बार, ताकि हम अपना गरीब ढाबा खोल सके। ठीक है शांति, अगर तुम ढाबा खोलना चाहती हो तो मैं तैयार हूँ। हम दोनों ने अभी तक जितने पैसे जोड़े हैं उनसे जो बन पड़ेगा मैं सब कुछ तुम्हारे साथ करने के लिए तैयार हूँ। विनोद की बात सुनकर शांति अब अपने मन में पक्का निर्णय कर लेती है। अब अगले दिन जब दोनों पति पत्नी काम पर जाते हैं तो वो दोनों अनिल के पास जाते हैं और बोलते हैं, साहब कल से हम काम पर नहीं आएंगे। हाँ साहब, आज हमारा काम पर आखिरी दिन है। क्यों, क्या हो गया? तुम दोनों की कोई लॉटरी लग गई है क्या? नहीं साहब, अब हम दोनों अपना ढाबा खोल रहे हैं। जी साहब, मैंने और मेरे पति ने फैसला किया है कि हम अपना खुद का एक छोटा सा ढाबा चलाएंगे। दोनों ने कोई सस्ता नशा कर लिया है क्या? अरे गरीबों के बस की नहीं है ढाबा खोलना और फिर उसे चलाना। पागलों, ढाबा चलाने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, लोग चाहिए होते हैं, बढ़िया चीजें चाहिए होती हैं। ऐसा नहीं है साहब, अगर हम कोशिश करेंगे तो सब हो जाएगा। तुम जैसे लोगों से कुछ नहीं हो सकता। अगर तुम इतने ही टैलेंटेड होते तो यहाँ पर बर्तन धोने और लोगों को खाना परोसने का काम नहीं कर रहे होते। खैर, जाना है तो जाओ, मुझे अच्छे से पता है 1 महीने बाद तुम रोते हुए वापस से यहीं आओगे कि हमें दोबारा काम पर रख लो। अनिल की बातें सुनकर शांति और विनोद को बहुत बुरा लगता है। दोनों रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हैं और विनोद शांति की तरफ देखकर बोलता है, शांति, कहीं मालिक की कही बात सच हो गई और हमारे ढाबे का काम नहीं चला तो फिर तो दोबारा इस रेस्टोरेंट में हमें काम भी नहीं मिलेगा। जी आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? आपको भरोसा नहीं है मुझ पे? मुझे तुम पर भरोसा है, लेकिन तुम तो जानती हो कि किस्मत हमेशा हमारा साथ नहीं देती है। अजी, किस्मत बनाने से ही बनती है और इस बार हम अपनी किस्मत बनाकर ही रहेंगे और अपना नाम भी साबित करके रहेंगे। ठीक है शांति, जैसा तुम कहो। दोनों पति पत्नी बातचीत करते हुए अपने घर आ जाते हैं और घर जाकर ढाबा कहाँ खुलेगा और वहाँ पर क्या क्या चीजें रखी जाएंगी और उन्हें किन चीजों की जरूरत है, इन सारी बातों पर विचार विमर्श किया जाता है। और अगले दिन सबसे पहले शांति और विनोद अपना ढाबा खोलने के लिए एक छोटी सी जगह देखते हैं। जी ये जगह बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर लोगों का आना जाना सबसे ज्यादा है और कारखाने और दूसरी फैक्ट्रियाँ भी यहाँ से पास भी है, तो यहाँ हमारा ढाबा अच्छा चलेगा। ठीक है शांति, लेकिन ग्राहकों को जिन बर्तनों में खाना देना है वो बर्तन कहाँ से लेकर आएंगे?
जी उसके लिए तो मैंने कुछ सोचा है। क्या सोचा है शांति, बताओ तो जरा। आप घर चलिए मेरे साथ, मैं बताती हूँ आपको। शांति विनोद को लेकर घर वापस पहुँचती है, जहाँ बहुत सारे केले और अपने सूखे पत्तों को जमा किया हुआ था। जी देखिए, जी इससे बनाएंगे हम खाना खाने की प्लेट। ये क्या बोल रही हो? इन पत्तों से भला प्लेट कैसे बनाएंगे? पत्तों से पत्तल बनाएंगे जी। पुराने जमाने के भी तो लोग पत्तलों में ही खाना खाते थे, और तो और हम भी पत्तलों का इस्तेमाल करेंगे। प्लास्टिक के पत्तलों में खाने से तो अच्छा ही है ना, इससे अच्छा तो प्रकृति कोई नुकसान भी नहीं देगा। शांति की बात सुनकर विनोद के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। अब दोनों पति पत्नी ढाबा खोलने के लिए सबसे पहले तो ढेर सारी सूखे पत्तों और केलों के पत्तों से पत्तल बनाकर तैयार करते हैं, जिसके बाद शांति और विनोद एक बर्तन भंडार से दोनों पुराने खाना खाने के बर्तन खरीद लेते हैं। अब सारी चीजें जमा करके वो अपने एक छोटे से ढाबे की शुरुआत करते हैं। अजी आज हमारा पहला दिन है, आज पता चल जाएगा कि हमारा काम कैसा चलेगा और कैसा नहीं। हाँ ठीक है शांति, बस भगवान की दया से सब कुछ अच्छा ही चले। कई घंटे गुजर जाते हैं लेकिन कोई ग्राहक नहीं आता। मुझे नहीं लगता शांति कि कोई हमारे इस छोटे से ढाबे पर आकर खाना खाएगा। अरे आजकल लोगों को बढ़िया जगह में बैठकर खाना खाना पसंद है। जी ऐसा कुछ नहीं है, हम गरीब है, हमारा ढाबा छोटा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारा ढाबा नहीं चलेगा। ढाबा हमेशा खाने के स्वाद से चलता है। तो क्या अब तुम लोगों को जबरदस्ती पकड़ पकड़ कर उनके मुंह में अपना बनाया हुआ खाना डाल दोगी शांति? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मैं लोगों को अपने ढाबे की तरफ आकर्षित करूंगी ताकि लोग मेरे ढाबे की तरफ आए और खुद ब खुद मेरे ढाबे का खाना चखने आए। अब शांति अपने ढाबे को और भी ज्यादा अच्छा दिखाने के लिए दिमाग लगाने लगती है, जिसके लिए वो अपने ढाबे पर छोटी छोटी सजावट करती है, जैसे रंग बिरंगी पतंग से ढाबे को सजाना, ढाबे के आगे 2 सुंदर खाट बिछाना और गर्मा गर्म स्वादिष्ट खाने की खुशबू से ढाबे को महकाना। और लगभग 1 हफ्ते बाद अब ढाबे की सुंदरता को देखकर ग्राहक शांति के ढाबे पर आना शुरू कर देते हैं। बहन जी, ढाबे की दाल मखनी तो ना सच में बहुत ज्यादा अच्छी है, और मुझे तो यहाँ के कड़ी पकौड़ा बड़े अच्छे लगते हैं। और नहीं तो क्या, अरे पहले मैं एक दूसरे ढाबे से खाना खाया करता था, पैसे भी बहुत ज्यादा देता था और खाने में स्वाद भी नहीं आता था, लेकिन यहाँ मैं पैसे कम देता हूँ और मुझे स्वाद भी भरपूर मिलता है। बस आप लोगों के प्यार और प्रेम से सब कुछ चल रहा है। आप लोगों को खाना पसंद आ रहा है ना, मेरे लिए वही बहुत है। अरे पसंद क्या बहन जी, हम आपके खाने के दीवाने हो गए हैं, और आज यहाँ से जाने के बाद हम 10 लोगों को और बताएंगे कि हमने कितना स्वादिष्ट खाना खाया है। उस ग्राहक की बात सुनकर शांति और विनोद बहुत खुश होते हैं, और वास्तव में ही ऐसा होता है। जो कोई भी शांति और विनोद के ढाबे पर खाना खाने आता था, वो पहली बार में उसके खाने का दीवाना हो जाता था। एक एक करके चर्चा के माध्यम से ही शांति और विनोद के ढाबे पर ग्राहकों के आने का सिलसिला अब बढ़ने लगा था। देखो तो जरा शांति, कुछ दिन पहले हमारा ढाबा बिल्कुल एक सुनसान रास्ते जैसा था, लेकिन अब देखो यहाँ पर कितने लोग आने जाने लगे हैं। अजी मैंने आपसे पहले ही कहा था कि धैर्य रखने से सब कुछ हो जाता है। सच में शांति, तुम्हारा आइडिया तो काम कर गया और ये गरीबों का ढाबा तो हिट हो गया। बस ऐसे ही सब कुछ अच्छा चलता रहे और हमारे ढाबे का खूब नाम हो जाएगा। वक्त गुजरता जाता है, विनोद और शांति का छोटा सा ढाबा अब हर वक्त ग्राहकों से भरा रहने लगता है। बढ़ते ग्राहक और खाने की डिमांड को देखकर अब अपने छोटे से ढाबे से कमाए हुए पैसों से विनोद और शांति एक बड़ा सा ढाबा खोलते हैं, जिसका नाम वो गरीब का ढाबा रखते हैं, जहाँ पर खाना खाने के बर्तन से लेकर बैठने हर चीज तक बहुत ही अच्छा प्रबंध किया जाता है। ऐसे ही एक दिन योगिता शांति के ढाबे पर आती है। शांति, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ योगिता, तुम यहाँ कैसे? वो भी इस वक्त तो तुम काम पर होती हो ना, आज यहाँ कैसे? मैंने वहाँ पर काम करना छोड़ दिया। पर क्यों, क्या हो गया? तुमने वहाँ काम करना क्यों छोड़ दिया? क्योंकि मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहती हूँ। क्या तुम मुझे अपने ढाबे पर खाना बनाने के लिए रखोगी? ये बोलकर क्या तुम मुझे शर्मिंदा कर रही हो? अगर तुम ना होती तो शायद आज मैं ये गरीबों का ढाबा नहीं खोल पाती। तो फिर बस अब से मैं तुम्हारे यहीं पर खाना बनाया करूंगी। अब योगिता भी शांति और विनोद के ढाबे पर खाना बनाने का काम करने लगी थी। देखते ही देखते शांति और विनोद का गरीब ढाबा इतनी ज्यादा तरक्की करने लगता है कि आसपास के सभी रेस्टोरेंट उसके ढाबे के आगे फीके नजर आने लगते हैं, और अब हर रेस्टोरेंट और आसपास के ढाबों के ग्राहक शांति और विनोद के ढाबे पर ही आने लगते हैं। इसी बीच अनिल के रेस्टोरेंट का काम भी मंदा पड़ने लगता है। समझ नहीं आ रहा कि आखिर हो क्या रहा है। पहले कहाँ मेरा रेस्टोरेंट ग्राहकों से भरा रहा करता था, लेकिन अब तो कोई ग्राहक ही नहीं आता है। जितनी कमाई मैं एक दिन में कर लिया करता था, अब उतनी कमाई 1 महीने में हो रही है। आखिर ये सब चल क्या रहा है? ग्राहक आखिर जा क्या रहे हैं, पता लगाना पड़ेगा। आसपास बातचीत करने के बाद अनिल आखिरकार शांति और विनोद के गरीब ढाबे पर पहुंचता है, जहां वो ग्राहकों की भीड़ देखकर हैरान हो जाता है। हे भगवान, यहाँ पर कितनी भीड़ लगी हुई है।
आखिर ये दोनों गरीब ऐसा क्या मिलाकर दे रहे हैं लोगों को खाने में जो हमारे रेस्टोरेंट में नहीं मिल रहा था। पता लगाना पड़ेगा। अनिल अपने मुंह से मास्क निकालकर बाकी सभी ग्राहकों की तरह शांति और विनोद के ढाबे से खाना खाने की थाली ऑर्डर कर लेता है और दूर एक कोने में जाकर आराम से बैठकर खाने लगता है। जैसे ही वो खाने का पहला निवाला मुंह में डालता है तो उसकी आंखों में चमक और चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ जाती है और वो आंखें बंद करके खाने के स्वाद में खो जाता है। सच में ये खाना तो बहुत लाजवाब है। अब समझ में आया कि ये गरीबों का ढाबा इतना ज्यादा तरक्की क्यों कर रहा है। उसी वक्त कोई पीछे से आकर अनिल के कंधे पर हाथ रखता है और वो कोई और नहीं बल्कि विनोद था जो शांति के साथ उसके पास खड़ा था। साहब, आपको क्या लगा था कि आप मास्क लगाकर आएंगे तो हम आपको पहचान नहीं पाएंगे? कैसा लगा साहब जी आपको हम गरीबों के यहाँ का खाना? और कुछ चाहिए आपको? मुझे माफ कर दो, मैंने उस दिन तुम दोनों के साथ बहुत ज्यादा गलत किया था। मुझे आज समझ में आया कि खाने का स्वाद ही हमेशा एक अच्छे ढाबे, एक अच्छे रेस्टोरेंट और एक अच्छे होटल की पहचान है। महंगा फर्नीचर और बहुत सारे लोग तो बस दिखावटी होते हैं। तभी तो मैंने भी नौकरी छोड़कर यहीं पर नौकरी करना शुरू कर दिया अनिल सर। अरे योगिता, तुम भी यहीं पर हो? बिल्कुल सर। अरे मैं तो शांति को भी तभी पहचान गई थी जब वो हमारी रसोई में मसाले पीसने और बर्तन धोने का काम कर रही थी। अरे ये कोहिनूर है, कोहिनूर, बस इसे तराशने की जरूरत तक। और तुमने उसे तराश दिया। विनोद, शांति, मेरी शुभकामनाएं हैं तुम्हारे साथ कि तुम्हारा ये गरीबों का ढाबा आने वाले वक्त में भी ऐसे ही खूब तरक्की करे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब। अनिल वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ विनोद और शांति अपने गरीब के ढाबे से अपनी खुद की एक नई पहचान बना लेते हैं। अब हर किसी की जुबान पर अब बस विनोद और शांति के गरीब ढाबे के खाने का स्वाद का ही चर्चा रहता है। धीरे धीरे ढाबे का काम बढ़ता चला जा रहा था और अब ढाबे के साथ साथ बड़े बड़े कारखाने में गरीब के खाने की टिफिन सर्विस का काम भी शुरू कर दिया जाता है। मैंने कभी नहीं सोचा था जी कि मेरा ये गरीबों का ढाबा एक दिन इतनी तरक्की पर चलेगा। कहते हैं ना, अगर अपने सपनों को पूरा करना है ना तो किसी न किसी तरीके से शुरुआत कर लेनी चाहिए, फिर कामयाबी हासिल करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। 16 आने सच बात कही है तुमने शांति। अगर उस दिन मालिक की बातों से हम दोनों अपने कदम पीछे ले लेते या मेरा अकेले का मन डगमगा जाता तो शायद आज हम इस कामयाबी के मुकाम पर नहीं खड़े होते। इतना कहकर शांति और विनोद पहले एक दूसरे को और फिर अपने ढाबे को देखते हैं जो ग्राहकों से भरा हुआ था। दोनों एक लंबी सांस लेते हैं और उनके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कुराहट आ जाती है और इसी तरह आने वाले समय में भी गरीब का ढाबा खूब तरक्की करने लगता है। और दोस्तों, कहानी भी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाकर कर लीजिए।